इस वीडियो में हम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो नेशनल एमडी कैट 2021 का सिलेबस अनाउंस किया है हम उसको डिस्कस करेंगे। और स्पेसिफिकली मैं जिस सिलेबस की बात कर रहा हूँ वो फ़िज़िक्स का सिलेबस है कि क्या चेंजेस हैं फ़िज़िक्स के सिलेबस में, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो अब इंक्लूड नहीं हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे पास अब हमें कवर करने हैं। इन चीज़ों को, सिलेबस को कोशिश करेंगे कि डिटेल में डिस्कस करें ताकि हमें आइडिया हो कि कौन कौन से टॉपिक्स जो इंटरकनेक्टेड भी होते हैं उनको करने की भी ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम चेंज देखें 2020 और 2021 के सिलेबस में तो हमें ये नज़र आता है कि लास्ट ईयर 2020 में जो नेशनल एमडी कैट में फ़िज़िक्स के जो टोटल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ थे वो 40 एमसीक्यूज़ थे। लेकिन इस साल अगर हम सिलेबस को देखें तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ हैं फ़िज़िक्स के सिलेबस में वो 56 है। तो ये एक चेंज हमारा सबसे ज़्यादा जो हमें नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा सिलेबस के अंदर कि जो टोटल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ हैं वो हमारे इंक्रीज़ हो गए हैं। और अगर नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ इंक्रीज़ हुए हैं इसका मतलब हमारे पास ओवरऑल परसेंटेज के अंदर भी चेंज होगा। तो अगर मैं सिलेबस को देखूं तो सिलेबस के अंदर आपके जो टोटल परसेंटेज है जो फिज़िक्स की वो कितनी है, वो 26.5 है, जो 56 एमसीक्यूज़ की वजह से है। तो मीन्स लास्ट ईयर अगर 200 एमसीक्यूज़ थे तो 200 एमसीक्यूज़ में से 40 फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ थे। लेकिन इस साल आपके अगर 200 एमसीक्यूज़ ही हैं, लॉजिकल रीजनिंग को मैं निकाल देता हूँ तो 200 में से अब 56 एमसीक्यूज़ जो हैं वो फिज़िक्स के हैं। तो टोटल परसेंटेज फिज़िक्स की इंक्रीज़ कर गई है। अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल को देखें कि जो हमारे 56 एमसीक्यूज़ हैं उनकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, तो आपके इजी एमसीक्यूज़ 20%, मॉडरेट 60 हैं और जो हार्ड एमसीक्यूज़ हैं वो भी 20% है। अब ओवरऑल 80% आपके पास एमसीक्यूज़ जो हैं ये आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी जो 20 एमसीक्यूज़ हैं उनमें कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, उसको समझ के करना होगा। ओवरऑल आप ये भी नहीं कह सकते कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, इंजीनियरिंग लेवल के होते हैं, नहीं। वो भी आपके लेवल के होते हैं, लेकिन थोड़ा-सा सोच समझ के उन क्वेश्चंस को करना होता है। और ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी हार्ड एमसीक्यूज़ में ही आ रहे होते हैं। और आपको पता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको फ़ॉर्मूलाज़ का पता होना चाहिए। तो जितने भी टॉपिक्स आपके हैं अगर आपको उनसे रेलिवेंट फार्मूलाज का पता है आप इजीली इन हार्ड एमसीक्यूज़ को कर लेंगे। और फार्मूलाज का सलूशन मैं हर साल बच्चों को देता हूँ। एक ओवरऑल फार्मूला शीट है, ग्राफ शीट है, जिसके अंदर आपको तमाम सिलेबस के फार्मूलाज, ग्राफ, शॉर्टकट्स, यूनिट्स मिल जाते हैं। तो ये ओवरऑल जो फिज़िक्स का सिलेबस है आपको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। नेक्स्ट अगर मैं इन एमसीक्यूज़ की बात करूं, बड़ा ब्रीफली मैं बात करूं कि हमारे पास जो फिज़िक्स के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज़ होते हैं वो क्या क्या हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज़ में मैं आपको सबसे पहले कहूँगा डेफिनेशंस को, कि जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड उसकी डेफिनेशंस को अच्छे से कवर करें। और ये भी नहीं करना कि बस जो डेफिनेशन बुक में लिखी है बस वही, आपको डेफिनेशन को समझ के याद रखना है कि अगर वो डेफिनेशन की स्टेटमेंट को थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है तो तब भी आप समझ जाएं कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। और डेफिनेशंस के साथ साथ आपके जो डिफरेंट लॉज होते हैं उनकी स्टेटमेंट्स, ये वो ज़रूरी हैं कि आपको उनकी स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए। दूसरी टाइप जो एमसीक्यूज़ की है वो हमारे पास फार्मूलाज होते हैं। ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। फार्मूलाज के साथ साथ जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो यूनिट बेस होते हैं। एसआई बेस यूनिट, जैसे पास्ट पेपर्स में हम देखें तो एसआई बेस यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, एसआई बेस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो फार्मूलाज पता हो आपको, उनके जो फिजिकल क्वांटिटीज़ उसमें यूज़ हो रही हैं उनके यूनिट्स का पता हो, ये एमसीक्यूज़ होते हैं। थर्ड टाइप वैल्यू बेस। लास्ट ईयर के ये एमसीक्यूज़ आपके पास वैल्यू बेस्ड है। अब वैल्यू बेस एमसीक्यूज़ में मैं हरगिज़ आपको ये नहीं कहूँगा कि तमाम साइड टेबल्स को याद कर लें। वो साइड टेबल, वो वैल्यूज़ जो आपके टॉपिक में यूज़ हो रही होती हैं उनको याद करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल गैमा की वैल्यू मोनोटॉमिक गैस के लिए क्या है, डायटॉमिक गैस के लिए क्या है, पॉलीटॉमिक गैस के लिए क्या है, ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट ईयर एक एमसीक्यू आपके पास था कि डोमेस्टिक लेवल पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज़। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो वैल्यू बेस आपके एमसीक्यूज़ होते हैं।
तो पूरे सिलेबस में देखें कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू है जो आपके टॉपिक से रेलिवेंट है, उनको याद करें। और ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ मैंने अपने उन फार्मूला शीट ग्राफ शीट्स में मेंशन की हुई हैं, तो आपको हेल्प होती है, एक ही जगह तमाम चीज़ें लिखी होती हैं। इसके अलावा हमारे जो MCQs होते हैं ऑर्डर बेस, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ से कहाँ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। इसके अलावा अगर 4 वेव्स के नाम लिखे हों और आपको कहा जाए कि इनमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है जो इनकी वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर को शो करता है, तो आपको ऑर्डर के हवाले से क्वेश्चन पता होने चाहिए। फिर इसी तरह से कुछ वैल्यूज़ आपके पास होती हैं ऑर्डर बेस, उनका भी आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे पास पेपर्स में, अब तो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये भी फिजिक्स के अंदर MCQ की एक टाइप है। इसके अलावा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि क्या चीज़ इंक्रीज़ करने से क्या चीज़ डिक्रीज़ करती है, क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ साउंड की अगर मैं बात करता हूँ, तो प्रेशर के इंक्रीज़ करने से स्पीड ऑफ साउंड को फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। अगर हम टेम्परेचर को डबल कर देते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी इंक्रीज़ करती है, क्या डबल हो जाती है या √2 टाइम्स हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके, और ये कैसे कवर होते हैं, ये मैक्सिमम आपके कॉन्सेप्ट फार्मूला से कवर हो जाते हैं, डेफिनेशन स्टेटमेंट से कवर हो जाती हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जो क्वेश्चन की टाइप्स हैं वो ग्राफ्स होते हैं। पास पेपर्स में अगर हम देखें तो हमारे पास ओहम्स लॉ का ग्राफ आ चुका है कि जो सेमीकंडक्टर डायोड है उसके लिए हमारा जो ग्राफ होगा वोल्टेज करंट का, वो किस शेप का होगा। तो ग्राफ्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनका आपस में रिलेशन अगर हमें पता हो तो हम उनके ग्राफ्स को इजीली ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का रिलेशन डायरेक्ट है, इन्वर्स है। अगर डायरेक्ट है तो क्या लीनियर है, यानी पावर 1 के साथ रिलेशन है, या एक्सपोनेंशियल है। और अगर आपके पास पावर 1 के साथ रिलेशन नहीं है तो क्या अंडर रूट के साथ रिलेशन है, या सिंपल पावर से रिलेशन है। तो ये ग्राफ की शेप को चेंज करते हैं, और ये भी तमाम ग्राफ आपको उस फार्मूला शीट ग्राफ शीट में मिलते हैं। तो ग्राफ का ताल्लुक भी कॉन्सेप्ट के साथ है, फार्मूलाज के साथ है। अगर आपको फार्मूलाज कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हैं, आप इजीली उन फिजिकल क्वांटिटी के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रही होती है स्टूडेंट्स को इस फिजिक्स के पोर्शन के अंदर, वो न्यूमेरिकल्स होते हैं। और न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम परसेंटेज होती है ओवरऑल पूरे इस सिलेबस में न्यूमेरिकल्स की। तो इसे घबराना नहीं है। और न्यूमेरिकल्स का भी जो हल है वो फार्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, कि अगर आपको एक डाटा सामने आ जाए एक क्वेश्चन का, तो उस डाटा को देखकर आपको इजीली आइडिया हो जाता है कि ये डाटा जो है किस फार्मूला से रिलेटेड है। तो फार्मूला का यूज़ आपको आना चाहिए। और फिर जब फार्मूला आपके पास पता है, वैल्यूज़ पता चल गई, अब आपने उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए फिर आपकी कैलकुलेशन है विदाउट कैलकुलेटर। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन करने का क्या तरीका है, किस तरह से अप्रॉक्सीमेशन करनी है, कौन कौन से स्क्वायर, कौन कौन से अंडर रूट की वैल्यूज़ हमें याद करनी है। और मैंने कुछ शॉर्टकट्स जो लाइव लेक्चर्स हैं उनके अंदर डिस्कस भी किए हैं मैं, कि स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, अंडर रूट कैसे लेते हैं, शॉर्टकट क्या है। तो वो काफ़ी हेल्प करते हैं कैलकुलेशन के अंदर। तो न्यूमेरिकल्स सिर्फ ये नहीं है कि फार्मूलाज पता हो तो न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, इनके लिए आपको फिर अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना होता है। लेकिन ये नहीं होता कि बहुत लेंथी न्यूमेरिकल्स होते हैं। अगर मैं नेशनल MD कैट के सिलेबस की बात करूं तो इनका जो ओवरऑल न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, बहुत शॉर्ट स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल्स होते हैं और ईजी होते हैं, जिनको आप इजीली कवर कर लेते हैं। तो अगर तो आपको ओवरऑल पता होगा कि आपके फिजिक्स के अंदर जो टाइप ऑफ MCQs क्या हैं, तो आपको अपना सिलेबस प्रिपेयर करने में आसानी होगी। आपको पता होगा कि किस तरह के क्वेश्चन किस टॉपिक से बन सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैंने ओवरऑल 7 टाइप्स लिखे, इसके अलावा भी टाइप्स हो सकती हैं, जैसे नॉलेज बेस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, चीज़ों को रिकॉल करनी है, जो मेंशन किया हुआ है उन्होंने। रिकॉल भी बेसिकली यही है कि जो पढ़ा हुआ है उसको दोबारा से आपसे पूछा जाएगा। और वो वैल्यू बेस भी हो सकते हैं, डेफिनेशन बेस भी हो सकते हैं। तो 2020 का अगर आप पेपर देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बहुत मुश्किल पेपर नहीं था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सिंपल रिकॉल थी, कि अगर आपने एक दफ़ा सिलेबस प्रॉपरली पढ़ा हो तो आप ईजिली उस टेस्ट को कवर कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ ओवरऑल जो हमारा फिजिक्स का
सेक्शन है उसमें कौन कौन से हमारे यूनिट्स हैं। आप इस ओवरऑल सिलेबस को देखें तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास जो हैं वो 13 यूनिट्स हैं। अब ये जो 13 यूनिट्स हैं, इन 13 यूनिट्स के अंदर आप डिवीजन को देखें तो सिर्फ आपके पास जो फर्स्ट 5 यूनिट्स हैं ये फर्स्ट ईयर सिलेबस से रिलेटेड है, और जो 6 ऑनवर्ड 13 तक आपके जो यूनिट हैं ये सेकंड ईयर के सिलेबस से रिलेटेड है। मींस ज़्यादातर जो सिलेबस है वो सेकंड ईयर का है, फर्स्ट ईयर का सिलेबस कम है। अब फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है आपके ओवरऑल इस नम्स के सिलेबस में, और सेकंड ईयर का भी नहीं है। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स मुश्किल लगते हैं, टॉर्क के क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसी तरह से चैप्टर 6 फ्लूइड डायनामिक्स आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो आप देखें ओवरऑल कि टोटल फर्स्ट ईयर अगर मैं पंजाब बोर्ड की बात करता हूं तो टोटल 11 चैप्टर्स होते हैं। उन 11 चैप्टर्स में से तो 5 आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो मीन्स बाकी जो 6 चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड आपका सिलेबस है। और वो भी मज़े की चीज़ ये है कि वो भी सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है 100%, वो भी आपने टॉपिक्स नहीं करने। वो भी बात करेंगे आगे कि कौन से टॉपिक हैं और कौन से टॉपिक नहीं हैं। मैं सेकेंड ईयर की तरफ चलूँ तो सेकेंड ईयर में आपके पास कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपने नहीं करने। चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट मुश्किल लगता है, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अगर हुआ भी तो मेरा ख्याल है इंट्रोडक्शन के अलावा बाकी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी आपका बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट वो चैप्टर 15 के अंदर जनरेटर से रिलेटेड होता है, इसलिए वो कई दफ़ा सिलेबस का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह से चैप्टर 18 में एक टॉपिक है, उसके अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है। चैप्टर 17 डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो 16 और 17, बाकी 18 में से एक टॉपिक है, 19 में एक टॉपिक है, 20 में 2 टॉपिक्स हैं, 13 में 2-3 टॉपिक्स हैं। तो बाकी भी चैप्टर्स जो हैं वो भी 100% नहीं है। तो भी सेकेंड ईयर के अंदर भी आपका सिलेबस बहुत रिड्यूस हो चुका है। तो चलते हैं और देखते हैं कि हमने यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहला यूनिट हमारा फर्स्ट ईयर के सिलेबस से फोर्स एंड मोशन, ये कवर कर रहा है हमारे एफएससी पंजाब बोर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 3 को, और ऑलमोस्ट ये 100% ही हमें कवर करना है। इसमें टॉपिक्स अगर आप देखें, डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट को जब हम कवर कर रहे होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के साथ हम डिस्टेंस को भी कवर करेंगे। वेलोसिटी के साथ स्पीड को भी कवर करना है। फिर वेलोसिटी की डिफरेंट टाइप्स, ख़ास तौर पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस, उनको कवर करना है। फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हमारी एफएससी की बुक के अंदर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात हुई है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसकी स्लोप हमें वेलोसिटी किस तरह से देती है, तो ये डिफरेंट ग्राफ्स की शेप हमें पता होनी चाहिए। फिर हम क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल। तो वो कैसे? स्लोप से वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन का पता चलेगा, तो ये ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हम देखें कि हमारे पास एक्सेलेरेशन, फिर एक्सेलेरेशन की टाइप्स हैं। फिर नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलेरेशन किस तरह से फाइंड की जाती है, और फिर इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हमें पता होना चाहिए कि इसका एरिया हमें डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन देता है। तो ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो लॉज ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फिर लॉस के बाद हम मोमेंटम की बात करेंगे, मोमेंटम, और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ मोमेंटम जो को जब कवर कर रहे होंगे तो बेहतर है कि हम इम्पल्स को भी कवर करें, इम्पल्स मोमेंटम का रिलेशन, वो भी चीज़ यहाँ पर कवर होनी चाहिए। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात जब हम करते हैं तो इसके साथ साथ इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको भी कवर करना है, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फिर मोमेंटम का और लॉज ऑफ मोशन का रिलेशन, वो भी हमें पता है कि मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, वो भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। नेक्स्ट फिर टॉपिक हमारा आ जाता है कोलिजन का। अब कोलिजन के साथ साथ हम इसकी टाइप्स को देखेंगे, इलास्टिक और इन इलास्टिक, डिफरेंस बताओ। फिर स्पेसिफिकली जिसको हमने डिस्कस करना है वो इलास्टिक कोलिजन है, और इलास्टिक कोलिजन भी कौन सा? सिर्फ 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन सिलेबस का हिस्सा नहीं है। 1 डायमेंशन, और फिर उसी 1 डायमेंशन के जो डिफरेंट केसेस हैं कि मैस इक्वल हो, अनइक्वल हो, सेकंड बॉडी रेस्ट पर हो, तो क्या रिजल्ट आता है वेलोसिटी का आफ्टर कोलिजन, ये केसेस हमें पता होने चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन
और हमारी बुक में प्रोजेक्टाइल मोशन की जो 2 टाइप्स डिस्कस हुई हैं उनके मैथमेटिकल रिलेशंस, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, दोनों का हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हमारी बुक में इनके नाम तो मेंशन नहीं है लेकिन इन दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। एक्सरसाइज में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस भी हैं और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के केसेस भी हैं। और फिर जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, तो बेहतर है जब ऊपर हम सिलेबस को कवर कर रहे हों तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी रिवाइज कर लें, एक रिकॉल है, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें फार्मूलाज की जो डेरिवेशन है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन से ही हो रही होती है, और ख़ास तौर पे जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें यूज़ ही हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को करना है अपने टाइम ऑफ फ्लाइट को, हाइट को, रेंज को फाइंड करने के लिए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर जो मैथमेटिकल रिलेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, और इसके साथ साथ हम वेलोसिटी कि किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वो किस तरह से फाइंड की जाती है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हमारे इस यूनिट का हिस्सा है। फिर फर्दर अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही कि कौन कौन सा टॉपिक करना है नहीं करना, तो आपके सिलेबस में जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है उन्होंने उस यूनिट से रिलेटेड आपको एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं जो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने करनी हैं। तो जो चीज़ आपको लग रही हो कि नहीं वहाँ नाम नहीं लिखा हुआ, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर आपको मिलेंगी कि वो चीज़ें आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट क्यों रहता है, वहाँ तो उसका जिक्र नहीं करेंगे लेकिन ऑब्वियसली वो सिलेबस का हिस्सा है, तो हमें उन चीज़ों को कवर करना है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास आपके इस सिलेबस के अंदर आती हैं। मीन्स ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो आपने चैप्टर नंबर 3 को 100% कवर करना है ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो। नेक्स्ट आपका यूनिट एफएससी के चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है, वर्क एंड एनर्जी, और ये भी 100% चैप्टर नहीं है, चंद एक टॉपिक्स हैं। वर्क, अब वर्क को जब कवर करेंगे तो वर्क की टाइप्स को कवर करें। वर्क की टाइप्स जो पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो है, उसके अलावा आप ये भी देखें कि हमारे पास कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव इनका डिफरेंस क्या है, और ख़ास तौर पे बुक में जो टॉपिक है वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको भी करना चाहिए। वर्क की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो वर्क से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपके चैप्टर 4 के अंदर हैं आप उनको कवर करें। फिर वर्क के बाद एनर्जी है, एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल, इनके फार्मूलाज, काइनेटिक का हाफ एम वी स्क्वायर, फिर मोमेंटम के साथ इसका क्या रिलेशन है, बेहतर है उसको भी कर लें। पोटेंशियल एनर्जी mgh, और फिर उसने साथ मेंशन कर भी दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और फिर नीचे अगर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखें तो वो कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में वो कहता है इज़ मेजर फ्रॉम अ रेफरेंस, मीन्स ये हमें किस तरफ इशारा दे रहा है कि हमने जब इस टॉपिक को कवर करना है तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी करना है। और जब आप एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कर रहे होते हैं तो बेहतर है कि आप एस्केप वेलोसिटी के रिलेशन को भी देख लें, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला की डेरिवेशन है वो एस्केप वेलोसिटी के रिलेशन को यूज़ करके हो रही होती है। तो एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक भी कह रहे हैं मुश्किल नहीं है। फिर पावर, पावर की मैथमेटिकल फॉर्म्स, और मैथमेटिकल फॉर्म्स में ख़ास तौर पे जो स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म है वो आपने कवर करनी है और वो नीचे एक्सप्लेन भी हुई है। फिर जब आप एनर्जी को कवर करेंगे तो एनर्जी से रिलेटेड जो नीचे मेंशन है इम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी लॉसेस, और जो फ्रिक्शन की बात हो रही है इसका मतलब आपने इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को भी डिस्कस करना है। और जब आप इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे तो आपने वहाँ पर जो केसेस हैं फ्रिक्शन की प्रेजेंस और कि फ्रिक्शन ना हो उस केस में हम किस तरह से मैथमेटिकल रिलेशन को यूज़ करते हैं आप वो भी कवर कर रहे होंगे। तो ये आपका चैप्टर 4 है। अब चैप्टर 4 में जो लास्ट में टॉपिक था नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, वो हिस्सा नहीं है आपके सिलेबस का, तो उनको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। और ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो उस टॉपिक के अलावा जो बाकी तमाम चीज़ें हैं वो आपने इस यूनिट में कवर करनी है। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है चैप्टर 5 से रिलेटेड है, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, और ये भी 100% नहीं है। चंद एक टॉपिक्स हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, ये ओवरऑल आपके 5 टॉपिक्स हैं सिलेबस में। फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो उससे रिलेटेड उसके जो यूनिट्स हैं, अब इन यूनिट्स की आपस में कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए कि इनकी क्या कन्वर्जन है। और रेडियन की बात कर रहे हैं
तो रेडियन और डिग्री का आपस में क्या रिलेशन है, रेवोल्यूशन का क्या है, ये कन्वर्जन्स आपको पता होनी चाहिए। फिर एंगुलर वेलोसिटी, फिर नीचे अगर आप देखें तो इन एंगुलर क्वांटिटीज़ का आपस में रिलेशन लीनियर और एंगुलर का, एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, फिर इनकी वेक्टर फॉर्म में क्या रिलेशन है आपको पता होना चाहिए। फिर बेहतर है कि जब आप इन एंगुलर क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन एंगुलर फॉर्म में क्या हैं उनको भी कर लें। फिर सेंटीपिटल फोर्स, तो सेंटीपिटल फोर्स के साथ सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स जो डिफरेंट हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड जैसे होती है, इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये आपको रिलेशंस पता होने चाहिए। फिर बैंकिंग ऑफ रोड बेहतर है उसका भी कॉन्सेप्ट आपको पता हो कि हमारे पास जो बैंकिंग ऑफ रोड है वो क्या है, उसमें क्या चीज़ें हेल्प कर रही होती है। बुक में जो साइड इंफॉर्मेशन है सेंटीपिटल फोर्स से रिलेटेड, जो रेसिंग कार्स का कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ उनमें कांस्टेंट है, क्या चीज़ चेंज हो रही है जिस वजह से फोर्स चेंज होती है। तो ये चीज़ें सेंटीपिटल फोर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे नेक्स्ट यूनिट की तरफ, और जो नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है वो है वेव्स का। अब हम जब वेव्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है जैसे ये चैप्टर नंबर 8 है, ऐसा नहीं है। जो वेव्स हमारा यूनिट है ये चैप्टर 7 और चैप्टर नंबर 8 दोनों के टॉपिक्स को कवर करेगा, चैप्टर 8 और चैप्टर 7। चैप्टर 8 ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि कंप्लीट है, चैप्टर 7 आपके पास कंप्लीट नहीं है, वो चंद एक टॉपिक्स हैं। अब इसमें क्या है ओवरऑल सिलेबस में, प्रोग्रेसिव वेव्स और प्रोग्रेसिव वेव्स की टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, पीरियोडिक वेव्स। ये ओवरऑल जो वेव्स की क्लासिफिकेशन है ना, ये ओवरऑल वो है, और ये जो वेव्स का यूनिट का लेक्चर है उसमें आपको मिलती है। फिर जो वेव्स की टाइप्स हैं ट्रांसफर, लॉन्गिट्यूडनल, उनके आगे पार्ट्स, क्रस्ट, रफ, जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे होते हैं एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। फिर वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला का यूज़, उसकी वेरिएशन। फिर ट्रांसफर पीरियोडिक वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स, ये क्या हैं, कौन सी वेव ऐसी है जो पीरियोडिक है लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं है, ट्रांसफर्स के केस में भी और लॉन्गिट्यूडनल के केस में भी। फिर किन मीडियम्स के अंदर ट्रांसफ़र प्रोपोगेट करती है, किन में लॉन्गिट्यूडनल करती है, किन में दोनों करती है, ये तमाम चीज़ें आपको इस वेव के ओवरऑल टॉपिक में मिलेंगी और ये आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का। इसमें आपका जो जनरल रिलेशन है v इज इक्वल टू अंडर रूट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी। फिर उसके बाद न्यूटन फार्मूला और लैप्लास करेक्शन, उसमें क्या कंडीशंस थी। फिर डिपेंडेंस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड जो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर है, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके सिलेबस का हिस्सा है। अब ये ना सोचें यहाँ नहीं लिखा हुआ, अगर आप नीचे जब लर्निंग आउटकम्स की बात करेंगे या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो वहाँ पर ये मेंशन है। फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, अब इसमें सिंपल लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, लेकिन आपके ने इनके रिजल्ट्स भी करने हैं, जो इंटरफेरेंस है, बीट्स है और स्टेशनरी वेव है। स्टेशनरी वेव का तो जिक्र उसने कर दिया टॉपिक यहाँ पर, लेकिन उन्होंने बीट्स और इंटरफेरेंस का नहीं किया। अब इंटरफेरेंस का जिक्र लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर है, बीट्स का नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि एहतियातन आप बीट्स को भी यहाँ पर कवर करें। फिर डॉपलर्स इफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का। अब डॉपलर इफेक्ट के अंदर डॉपलर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर उसके डिफरेंट जो केसेस हैं उनकी कंडीशंस, उनकी मैथमेटिकल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। और ओवरऑल ये कहा जाता है कि एक ही फार्मूला है, इसको अगर आप याद कर लें तो ये तमाम जो केसेस हैं ये कवर हो जाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला अप्लाई कैसे होना है, इसमें ये वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ये ओवरऑल फार्मूला जो इन तमाम केसेस को कवर करता है। फिर मैं चैप्टर 7 के टॉपिक्स की तरफ आऊँ तो चैप्टर 7 के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी करैक्टरिस्टिक्स और जो वेरिएबल उसमें यूज़ हो रहे होते हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये इन्होंने मेंशन किए मैं यहाँ पर। अब ज़रा नीचे सिलेबस पे आते हैं आप, तो आप सिलेबस को ज़रा गौर से देखें तो जो चीज़ ऊपर आपको डायरेक्टली मेंशन उसने नहीं की वो नीचे एक्सप्लेन की है। जैसे न्यूटन्स फार्मूला की बात है, लेप्लास करेक्शन की बात है, फैक्टर्स की बात हो रही है। फैक्टर्स के अलावा इंटरफेरेंस जो ऊपर से मेंशन नहीं किया वो नीचे मेंशन है। ग्राफिकल मेथड से स्टेशनरी वेव्स की फॉर्मेशन, हमारे पास नोड्स, एंटी नोड्स जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो किस तरह से, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो चीज़ें।
डिफरेंट जो मॉड्स हैं वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग के वो हमारे पास, जिसमें हमारे पास आ जाएगा क्रस्ट रफ आ जाएगा, फिर जो डायरेक्शन ऑफ स्पीड है वो कैसे पता चलती है, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब ऊपर टॉपिक में सिर्फ स्ट्रिंग का जिक्र था, नीचे एयर कॉलम भी है, एयर कॉलम का टॉपिक भी करना है। फिर नीचे एक्सप्लेन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स, अब सिर्फ ये जिक्र है, बाकी कुछ जिक्र नहीं है। तो बेहतर है फिर जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो जो उनसे रेलिवेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके फार्मूलाज को कम से कम कर लें। पेंडुलम का आपको रिलेशन पता होना चाहिए, आपको मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पता होना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का करेक्टरिस्टिक है कि एनर्जी कंजर्व रहती है, तो बेहतर है आपको उनके फार्मूलाज भी पता हों। फार्मूलाज बहुत ज़्यादा डिटेल में ना करें, तो सेफ साइड हमेशा बेहतर है कि आप इन चीज़ों को कवर कर लें, ना कि कुछ भी ना करें और बाद में अगर आ जाए तो सोचें ये क्या हुआ। तो जब उसने कह दिया कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का करेक्टरिस्टिक है, तो उसको करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपके पास यूनिट थर्मोडायनेमिक्स, और ये कवर कर रहा है आपके FSC पंजाब बोर्ड में चैप्टर नंबर 11 को। अब ये क्या है, ये भी बहुत थोड़ा सा टॉपिक है, जिसे पहले प्रेशर ऑफ गैस टेम्परेचर का टॉपिक होता था वो नहीं है, वो यह मेंशन ही नहीं किया हुआ उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ क्या मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बस ये टॉपिक है। मीन्स ओवरऑल अगर आप कहें तो आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कंप्लीट है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर कंप्लीट है तो इंटरनल एनर्जी भी आपको करनी पड़ेगी, और ये आप नीचे अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर ये चीज़ मेंशन है। अब फिर इससे रेलिवेंट और जो चीज़ें हैं, जैसे डिस्क्राइब द थर्मल एनर्जीज ट्रांसफर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। अब ये बेसिकली आपकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है उससे रिलेटेड है कि हीट का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होता है। फिर इसके अलावा वर्क डन की कैलकुलेशन जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर है, ये भी आपका जो वर्क का फार्मूला प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, उसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं फॉर आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, ये वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कहाँ वर्क डन ज़ीरो होता है, तो मीन्स जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो डिफरेंट जो थर्मल प्रोसेस हैं उनका कंपैरिजन, उनके वर्क डन की वैल्यूज़, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्रेस द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कहा जाता है कि वो क्या है, इट इज़ अनदर स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उसकी बात भी है। फिर स्पेसिफिक हीट क्या होती है और मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। CP माइनस CV इज इक्वल टू R, इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मीन्स सिर्फ ये ना देखें कि ये क्या लिखा हुआ, इसको फर्दर आपको एक्सप्लेन जो नीचे उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वहाँ किया जाता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उन टॉपिक्स से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। तो अगर आप इस सिलेबस को सही तरह से कवर कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आपका कोई भी टॉपिक नहीं रह रहा। जब टॉपिक कोई नहीं रह रहा तो 56 MCQs को आप 100% कवर कर सकते हैं, और फिजिक्स के पोर्शन के अंदर आप 100% स्कोर कर सकते हैं, बाकियों में भी कर सकते हैं, फिजिक्स में भी कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपका फर्स्ट ईयर के सिलेबस की ओवरऑल आप कह सकते हैं एक तरह की हाइलाइट्स हैं, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। लास्ट ईयर मैंने जो लाइव लेक्चर्स दिए थे वही लेक्चर्स आपके यहाँ पर यूज़ होंगे। मैं आपकी आसानी के लिए बस क्या करूँगा, मैं उन लेक्चर्स को दोबारा से रिकम्पाइल करूँगा। रिकम्पाइल इस तरह से करूँगा कि जो टॉपिक्स अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है मैं उनमें से निकाल दूँगा और फिर उनको एक न्यू फॉर्म के अंदर मैं दोबारा अपलोड कर दूँगा, ताकि आपको पता हो कि यही सिलेबस के टॉपिक्स हैं और ये इस वीडियो में अवेलेबल हैं। तो सेपरेट एक प्लेलिस्ट बना दूँगा और मैं 1 बाय 1 लेक्चर वाइज उनको एडिट करके दोबारा से अपलोड करता रहूँगा, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। क्योंकि अगर तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होती हैं तो फिर मैं ये डिसाइड करूँ कि मैं दोबारा से लेक्चर्स लूँ। अब मैं लेक्चर्स की तरफ दोबारा नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको उन लेक्चर्स को रिकम्पाइल फॉर्म में दोबारा से दूँगा। नेक्स्ट सेकेंड ईयर के सिलेबस की तरफ चलते हैं, और फर्स्ट आपका जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पता है कि सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर नंबर 12 को कवर करेगा पंजाब बोर्ड में। वैसे अगर बाकी बुक्स में बात करें तो वहाँ चैप्टर 11 होता है, जैसे फेडरल के अंदर या KPK के अंदर। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया मींस इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज मीन गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन। नेक्स्ट भी गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स। अब इससे हमें ये पता चला कि हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टॉपिक को करना है तो बेहतर है कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक को भी करें, क्योंकि गॉसेस लॉ वहीं से एक्सप्लेन होता है। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसकी टाइप्स, ये भी कवर करना ज़रूरी है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसका कॉन्सेप्ट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेशन, वो आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट कैपेसिटर का टॉपिक, ये ओवरऑल कंप्लीट है। इसमें कैपेसिटेंस, उसका यूनिट, उसकी डिपेंडेंस, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके मैथमेटिकल फार्मूलाज, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसके मैथमेटिकल फार्मूलाज, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। मींस कैपेसिटर का टॉपिक जो है वो आपका 100% है कि सब टॉपिक्स कैपेसिटर से रिलेटेड जो आपकी बुक में हैं वो आपने कवर करने हैं। फिर कैपेसिटर में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बैटरी कनेक्ट हो ना हो, डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करें तो क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, क्या चीज़ नहीं रहती, ये चीज़ें भी आपके इस टॉपिक में कवर होती हैं। अब आप इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देख के हमें क्लियर होता है कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो हमने ऊपर मेंशन जो की हो नीचे ना की हो, या ऊपर ना की हो नीचे की हो, सब चीज़ें हैं। पोटेंशियल की बात हुई है तो नीचे पोटेंशियल टू पॉइंट चार्ज, उसका टॉपिक मेंशन है, मीन्स हमें पोटेंशियल का टॉपिक कंप्लीट करना है। तो जो टॉपिक्स मैंने ऊपर मेंशन किए कोशिश करें उनको 100% कवर करें अपनी बुक से। मिलिकन्स का टॉपिक मेंशन नहीं है तो मिलिकन्स का ना करें। बाकी तमाम टॉपिक्स बुक वाले जो आपके चैप्टर 12 में हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। नेक्स्ट आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 13। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप देखें तो इसमें भी आपका सिलेबस रिड्यूस है, 100% नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं की, लेकिन बेहतर इलेक्ट्रिक करंट को रिवाइज कर लें। ओहम लॉ में यूज़ होना है तो ओहम लॉ, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये पूरा टॉपिक एक तरह का ओहम्स लॉ का है। फिर उसके जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं उनकी डिपेंडेंस वगैरह। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, अब इंटरनल रेजिस्टेंस की जब बात करेंगे तो बेहतर है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस उस टॉपिक को भी करें, क्योंकि वहीं से आप इंटरनल रेजिस्टेंस की मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आएंगे। फिर इलेक्ट्रिक पावर, अब इलेक्ट्रिक पावर के अंदर भी हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पावर का जो टॉपिक है, तो मीन्स पावर से रिलेटेड भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट, और कौन सा यूनिट यहाँ मेंशन कर रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आगे फर्दर है किलोवाट आवर, जो कमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। फिर इसकी कन्वर्जन कि किस तरह से आप किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोवाट आवर में डायरेक्ट एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है, तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब इसमें आप किरचॉफ रूल्स को देखें, वो नहीं है, पोटेंशियोमीटर नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, तो उन टॉपिक्स को करने की ज़रूरत भी नहीं है, रियोस्टेट भी नहीं है। तो जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करें, उनको अच्छी तरह से करें, उनकी डिफरेंट जो रेलिवेंट टॉपिक्स बुक में हैं उनको कवर करें। अगर मैं नीचे देखता हूँ तो नीचे भी मुझे टॉपिक से क्लियर हो रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा टॉपिक और नहीं है जो ऊपर लिखा हो और नीचे ऐड हुआ हो। लेकिन ये चीज़ देखें, करंट का मैंने जिक्र किया था, कर लीजिएगा, नीचे उसने बात कर ली है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी करंट। तो मीन्स हम स्टार्ट जहाँ से करते हैं इस चैप्टर को वो इलेक्ट्रिक करंट से करते हैं, तो हमने उसको कर लेना है कवर। कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है और आसान सा फार्मूला है, और कई दफ़ा उसी फार्मूला से रिलेटेड I इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी या I इज़ इक्वल टू एन ई ओवर टी, उसी से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल भी आ रहे होते हैं। नेक्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 14, ये भी कंप्लीट नहीं है। क्या है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड, ने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था लेक्चर में, मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, वो सारे के सारे जब डिपेंड करने की बात होती है फिर हमें पता चलता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मैग्नेटिक फील्ड की फिर फर्दर डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है, उसकी शेप क्या होती है। फिर इसमें 2 स्टेट कंडक्टर्स कब अट्रैक्ट करेंगे कब रिपेल करेंगे, 3 स्टेट कंडक्टर्स, 2 करंट कैरिंग लूप्स, 2 सोलिनॉइड्स, ये तमाम चीज़ें फिर इसी टॉपिक में कवर हो जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फिर आपका ये भी कवर हो जाता है कि आपका जो डिपेंडेंस मैथमेटिकल है, जो एम्पेयर लॉ एक्सप्लेन करता है वो भी। तो ये बड़ा डिटेल में मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया है लेक्चर में, आपको उम्मीद है उसमें समझ आ जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स,
जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी करना है, फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स भी करनी है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी करनी है, इसका यूनिट भी करना है। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहे हैं बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसके बाकी मैथमेटिकल फॉर्म को भी बेहतर है आप कवर कर लें। नीचे अगर आप इधर आएँ इसके लर्निंग आउटकम्स की तरफ, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, तो आपको नज़र आ रहा है कि कौन कौन से टॉपिक हैं। अब मैं इन टॉपिक्स को अगर देखूँ, डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली द पाथ फॉलोड बाय चार्ज पार्टिकल इनटू मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फील्ड। अब ये देखें, जो बात मैंने ऊपर की थी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से रिलेटेड तो जो रूल्स हैं वो आपको यहाँ पर हेल्प करते हैं। और ये जो टॉपिक है ये बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज वाला है, Q इंटू वी क्रॉस बी। तो किस तरह से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड होती है, ये उससे रिलेटेड है। और जब इस टॉपिक को आप कवर कर रहे हैं तो फिर आपने सोचना है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उनके लिए कौन से रूल यूज़ होते हैं, कौन कहाँ डिफ्लेक्ट करेगा, उस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लास्ट में एक्सप्लेन द फोर्स में एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई बात, ये दोनों टॉपिक एक ही हैं और इससे रिलेटेड है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज का टॉपिक हमारे सिलेबस का हिस्सा है, और जब ये टॉपिक का हिस्सा है इसका मतलब वेलोसिटी सिलेक्टर भी हम बेहतर है कि साथ कवर कर लें, क्योंकि वो भी मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड ही हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपको पता है एफएससी का चैप्टर नंबर 15, और ये भी हमारा कंप्लीट नहीं है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें जब बात करेंगे तो हम इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की बात करेंगे, उसकी डिपेंडेंस की बात करेंगे, फिर फैराडेज लॉ, उसके मैथमेटिकल फॉर्म, उसका यूज़, बेहतर है कि इमोशनल ईएमएफ भी कर लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है, और उसी को हम फर्दर फिर आगे यूज़ कर रहे होते हैं। फिर लेंज़ेज लॉ, इसके डिफरेंट केसेस, इसी से रिलेटेड इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो टुवर्ड्स मूव करें या वे मूव करें, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। लेंज़ेज लॉ, एनर्जी कंजर्व रहती है, इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब जो मैंने बात शुरू में की थी एसी के बारे में, वो चीज़ आ गई, जनरेटिंग इलेक्ट्रिक सिटी, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, तो एसी जनरेटर का टॉपिक हमने कवर करना है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को कवर करना है, उसकी कंस्ट्रक्शन को कवर करना है, उसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, तो उससे रिलेटेड जो मैथमेटिकल फिर जो क्वांटिटीज़ हैं उनको भी कवर करेंगे, और वो जो क्वांटिटीज़ हैं वो आपके चैप्टर 16 के स्टार्ट में आती हैं, जिसमें आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है, पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, फेज़, वो चीज़ें भी फिर बेहतर है कि आप इसमें कवर कर लें। और फिर इसके बाद जो टॉपिक है वो ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर की टाइप्स, उसके लॉसेस, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ कवर कर रहे होंगे। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर ऐसा कोई नई चीज़ नहीं, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, उसके अलावा स्टेप अप स्टेप डाउन, उसकी टाइप्स, ये चीज़ें हैं जो आपने कवर करनी है। जो टॉपिक यहाँ मेंशन नहीं है उन्हें कवर करने की ज़रूरत नहीं है। मोटर का नहीं है उसको ना करें, इलेक्ट्रिक मोटर का टॉपिक, जनरेटर का, सॉरी डीसी जनरेटर का। इसके अलावा चैप्टर 14 के अंदर एम मीटर, वोल्ट मीटर, वो टॉपिक नहीं है तो उसको कवर भी नहीं करना। तो जो मेंशन है हम उसी पे फोकस रखकर उसी को कवर कर रहेंगे। नेक्स्ट यूनिट, अब देखें जो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनमें से एक एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सिर्फ रेक्टिफिकेशन, लेकिन बेहतर है कि रेक्टिफिकेशन उसकी टाइप्स को तो जब कवर करना ही करना है तो आप उससे पहले जो उसका कॉन्सेप्ट है डायोड का, बाइसिंग फॉरवर्ड रिवर्स, उसको भी कवर करें, वही हमें हेल्प कर रहा होता है आगे रेक्टिफिकेशन के अंदर। और रेक्टिफिकेशन में फुल वेव और हाफ वेव जो बुक के अंदर है, सेंटर टेप की तरफ ना जाइएगा कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर को जब यूज़ करते हैं रेक्टिफिकेशन में वो कैसे होता है, वो ज़रूरत नहीं है। सिंपल देखें कि सिंगल डायोड यूज़ हो रहा है, 4 डायोड यूज़ हो रहे हैं सर्किट के अंदर, तो वहाँ पर डायोड एक 4 में से आपका नहीं कनेक्टेड, तो क्या वो हाफ वेव की तरह बिहेव करेगा या कुछ भी नहीं करेगा, इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचिएगा। फिर नेक्स्ट आपका जो यूनिट है डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 18 से रिलेटेड है, और जो डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स ये चैप्टर नंबर 19 से रिलेटेड है। और इसमें भी जो टॉपिक मेंशन है वो एक ही है, और वो है एक्सप्लेन द पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटोन विद पर्टिकुलर एनर्जी। अब इसमें उसने
बड़ा एक वेग सा पॉइंट मेंशन कर दिया, बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसमें बेहतर आप प्लैंक्स थ्योरी को कर लें। इज इक्वल टू एच एफ, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स, इज इक्वल टू ए सी बाय लैम्डा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें आपने यहाँ पर कवर करनी है। तो पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट मीन्स जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। अब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को इसके अलावा अगर कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है उसको भी आप कवर करें। अगर मैं डी ब्रॉगली की बात करता हूँ तो डी ब्रॉगली आपका पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। ऐसा ही है, जो चीज़ें आपके पास सिलेबस के अंदर हैं आपने उनको कवर करना है। अगर अब मैं बात करता हूँ डी ब्रॉगली की, तो डी ब्रॉगली क्या है? डी ब्रॉगली हमें ये कहता है कि हर वो पार्टिकल जिसका मोमेंटम होता है उसकी वेवलेंथ भी होती है। इसका मतलब ये क्या है? ये वेव नेचर से रिलेटेड है। जबकि हमारा जो पॉइंट यहाँ मेंशन है वो क्या है? पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट, कि जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करते हैं हमने उनको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटॉन विद पर्टिकुलर एनर्जी, तो इज इक्वल टू एच एफ इज इक्वल टू ए सी बाय लेमडा इज इक्वल टू मोमेंटम टाइम स्पीड ऑफ लाइट। इन रिलेशंस को अच्छी तरह करें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छी तरह करें। और मज़ीद अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो पिछले साल के सिलेबस को देखें और फिर उस सिलेबस से रिलेटेड जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे उनको देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये कवर करता है चैप्टर 20 के टॉपिक को। और सिर्फ कौन सा टॉपिक है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा। और फिर उसने एक्सप्लेन भी कर दिया कि आपने बस एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ मैं आपको ये कहूँगा कि आप यहाँ स्पेक्ट्रल सीरीज़ जो है उसको भी कर लें। और स्पेक्ट्रल सीरीज़ के साथ साथ फिर आपके जो फार्मूलाज हैं जो एनर्जी से रिलेटेड, क्वांटाइज एनर्जी, क्वांटाइज रेडियाई, उन फार्मूलाज को भी रिवाइज़ कर लें। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स हैं उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है, जिनके अंदर लेज़र आपके पास आता है, एक्सरे प्रोडक्शन आता है, वो अब आपके सिलेबस का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। तो एक तरह का आप यूँ कह सकते हैं कि आपके एक्सरे प्रोडक्शन से पहले पहले जो टॉपिक्स हैं चैप्टर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा का यूनिट में, आपने बस उनको कवर करना है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट यूनिट न्यूक्लियर फिजिक्स, ये कवर करता है आपके चैप्टर नंबर 21 को। चंद एक टॉपिक्स हैं, जैसे पहला टॉपिक है स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम न्यूक्लियर डिके, द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। मीन्स आपने रेडियो एक्टिविटी के टॉपिक को कंप्लीट कवर करना है। हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके, हाफ लाइफ उसकी मैथमेटिकल फॉर्म्स उसको कवर करना है, उसके ग्राफ को कवर करना है, उससे फार्मूला, उसके न्यूमेरिकल्स को कवर करना है। ये दो टॉपिक्स हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं है, ना फिशन ना फ्यूजन, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। रेडिएशन डिटेक्टर्स नहीं है, मैच डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, तो उनको कवर भी नहीं करना। सिर्फ रेडियो एक्टिविटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, अल्फ़ा बीटा गैमा, ठीक है। उसके लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, अल्फ़ा डिके, बीटा डिके, गैमा डिके को देखें। उसके बाद हाफ लाइफ, उसको देखें, उसका ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ के रिजल्ट्स क्या हैं, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, उस मैथमेटिकल फॉर्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या हैं, और पास पेपर में हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं। तो ये टॉपिक्स अच्छी तरह से कवर करें। फिर बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस, ये भी आपकी बुक में टॉपिक है, जिसमें डोज, इक्विवेलेंट डोज का जिक्र है, RBE रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टनेस का जिक्र है, फिर डोज, इक्विवेलेंट डोज का यूनिट, इनका ओल्ड यूनिट क्या है, न्यू यूनिट क्या है, इनकी आपस में कन्वर्जन क्या है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कि आपको एनर्जी गिवन हो, मैस गिवन हो, डोज कैसे फाइंड करनी है, यूनिट्स डिफरेंट गिवन हो तो स्टैंडर्ड SI में कन्वर्ट करके फिर कैसे फाइंड करनी है। इस तरह की चीज़ें आपने इसमें कवर करनी है। फिर इसके अलावा डिफरेंट जो इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास, बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, उनको भी देखें, बुक के अंदर मेंशन है, आपके बुक के अंदर टॉपिक, उनको कवर करें। तो मीन्स बड़ा सिंपल सा सिलेबस आपके पास है जो आपने ओवरऑल इसमें कवर करना है। और नीचे भी अगर आप देखें तो नीचे भी उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टार्ट में बस आप टॉपिक देखें, डिस्क्राइब एज इम्पल मॉडल ऑफ द एटम टू इंक्लूड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स यहाँ पर आपने बेसिकली एटम का जो मॉडल है उसको डिस्कस करना है। इसमें मैं अगर आपको कहूँ स्पेसिफिकली तो आपने जो डिफरेंट न्यूक्लियस की टाइप्स हैं उनको कवर करना है, जिसमें आइसोटोप आती हैं, आइसोबार आते हैं, आइसोटॉन्स आते हैं, उनको कवर करना है। क्योंकि वही प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बेस पे आपके ओवरऑल न्यूक्लियस को क्लासीफाई कर रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल आपके सिलेबस की एक तरह की हाइलाइट्स हैं। मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपके पास ओवरऑल सिलेबस में टॉपिक्स हैं और क्या क्या नहीं है, किन किन को मज़ीद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
और फोकस रहें सिलेबस पे, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं लास्ट में बात रिपीट कर देता हूँ कि जो लास्ट ईयर के लाइव लेक्चर्स थे वो काफ़ी हैं आपके इन तमाम टॉपिक्स को कवर करने के लिए। उसे मज़ीद मैं आपके लिए बस जो करूँगा वो ये करूँगा कि मैं उनको मॉडिफाई कर दूँगा, एडिट कर दूँगा इस तरह से कि वो एक्सक्लूसिवली आपके इस सिलेबस को कवर कर रहे हों। और जो टॉपिक्स उनमें नहीं हैं, जो लास्ट ईयर अगर उनके लेक्चर्स नहीं हुए या लास्ट ईयर जो सिलेबस का हिस्सा नहीं थे और अब हैं, मैं उनके लेक्चर्स भी उनमें इंक्लूड कर दूंगा, ताकि पूरा का पूरा एक लेक्चर आपका या 2 लेक्चर या 3 लेक्चर एक यूनिट के बन जाएं और आप उनको इजीली कवर कर लें। तो बेस्ट ऑफ लक।